हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का ऑल एग्जाम प्लेस पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी सेट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज। हम लोग देख रहे हैं 2018, 2022 और 2024 के जो पेपर हुआ था उसमें जो पीवाईक्यूज थे हमारे पॉलिटिकल साइंस के, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 8 वीडियो हमारे आ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट 9 के बारे में, जो हमारी लोक प्रशासन से संबंधित यूनिट है, उसके पीवाईक्यूज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट, सेट और देन असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। जो बच्चे अपनी तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कैलेंडर भी आप लोगों ने देखा होगा, तो अभी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की जो है शेड्यूल भी आ चुका है और वो लगभग वो एग्जाम जो रहेगी वो अगस्त सितंबर में इस बार शेड्यूल की गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार एपी बनने का एक स्वर्णिम अवसर हमारे पास रहे और सेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपको 3 तरह की तैयारी करा रहा है, नेट की भी, सेट की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी। ठीक है। साथ ही अभी आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर ये है कि सेट की डेट भी बढ़ गई है, पोस्टपोन हो गई है डेट, तो नेक्स्ट डेट अभी दी नहीं है, पर वो 1-1.5 महीना थोड़ा सा बाद में ही रहेगी। तो आप अपनी तैयारी को इस ड्यूरेशन में और अच्छा कर सकते हैं, उसको नई दिशा दे सकते हैं। तो आप लोग पहले इसमें आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यूनिट 9 में पढ़ने की आवश्यकता है, और उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज हम लोग लगाएंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये जो यूनिट है यूनिट 9, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ना, 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर हर बार पूछे गए हैं बस। तो लगभग कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो अगर आप उन टॉपिक्स को भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर ये जो यूनिट है लोक प्रशासन, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो लोक प्रशासन के सिद्धांत व अवधारणाओं पर आते हैं। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हो गया, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन और देन उदारीकरण, वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की प्रकृति, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें संगठन के सामान्य सिद्धांत, वही वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत। इसके अलावा संगठनात्मक संप्रेषण में आपको चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम थोड़ा सा देखना है, और संगठन में सूचना प्रबंधन। इसके अलावा संगठन में संघर्ष प्रबंधन के संबंध में मेरी पार्कर फोलेट ने कुछ समाधान के तरीके बताए, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ऑफ ड्रकर का दिया गया सिद्धांत है, वो आपको देखना है। तो इतना आपको पढ़ना है। ये बेसिक्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक है ना, तो आप एक हल्का फुल्का ओवरव्यू भी लेंगे तो आपके क्वेश्चंस लगभग बन जाएंगे। ज्यादा प्रश्न वैसे भी आते नहीं इस यूनिट से, 4-5 प्रश्न पूछ रहा है हर बार, तो थोड़ा सा उसको आपको देखना है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं जो पूछे गए हैं पीवाईक्यूज, उस पर बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय प्रशासन सामान्यकृत अधिकारियों के विशिष्ट कैडर के हाथ में था। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज इन द हैंड ऑफ विच एलाइड कैडर। स्टेट 2018 का प्रश्न है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या आईसीएस। तो देखिए हमारे यहाँ सिविल सेवा के जो जनक माने गए हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस माने गए हैं ना, तो सिविल सेवा के जनक माने गए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस ने यहाँ पर जो है बाद में जो प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद जो उस समय होता था वो इंपीरियल सिविल सर्विस होता था। इसी को आज आप आईएएस बोलते हैं। तो ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये तो बाद की व्यवस्था है, स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभ की गई है। और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है इसके जनक माने जाते हैं अपने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, परंतु ये बात कर रहा है ब्रिटिश टाइम की, तो इसमें रहेगा हमारा आईसीएस। तो इसका सही आंसर रहेगा आईसीएस। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन का नियंत्रण भारतीय सिविल सेवा, या इसको हम बोल सकते हैं इंपीरियल सिविल सर्विस, उस समय था 1926 से इसका नाम भारतीय सिविल सेवा हो गया, इसके सामान्यकृत अधिकारियों के हाथ में था। सेकंड है, स्पॉइल सिस्टम माने लूट व्यवस्था शब्द कहां पर लागू होता है? मेरिट ब्यूरोक्रेसी, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी या गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। तो लूट व्यवस्था शब्द आपको बताना है कहां इंप्लीमेंट होता है, और ये शब्द होता है पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी माने संरक्षित नौकरशाही में। संरक्षित नौकरशाही क्या है?
तो यहां संरक्षित नौकरशाही में जो पद दिए जाते हैं वो योग्यता आधारित ना देकर राज्य के संरक्षण में दिए जाते हैं। माने राजा महाराजाओं के जो चहीते हैं उनको पद दिए जाएंगे, जो नहीं है उनको नहीं दिए जाते। अमेरिका में इसलिए इस संरक्षक नौकरशाही को कहा जाता है लूट व्यवस्था। तो लूट व्यवस्था में जो सरकारी पद है वो राजनीतिक निष्ठा के आधार पर दिए जाते हैं, जो संरक्षित नौकरशाही की विशेषता है, न कि योग्यता आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा बताए गए सत्ता के 3 प्रकार कौन से हैं? विच 3 टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी वर डिफाइंड बाय मैक्स वेबर? परंपरागत, सांस्कृतिक या करिश्मावादी? परंपरागत, करिश्मावादी, वैधानिक, विवेक सम्मत? करिश्मावादी, सांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष? सांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष या वैधानिक, विवेक सम्मत? तो इसका सही आंसर रहेगा परंपरागत, करिश्मावादी और वैधानिक, विवेक सम्मत। देखिए, मैक्स वेबर को नौकरशाही सिद्धांत के जनक माना जाता है। तो मैक्स वेबर ने यहां पर नौकरशाही सिद्धांत दिया था। मैक्स वेबर जर्मनी के इंजीनियर थे ना, जिन्होंने यहां पर नौकरशाही सिद्धांत दिया है। इसी में इन्होंने कहा है कि जो भाई नौकरशाही जो है या सत्ता जो है, ऑथोरिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है, परंपरागत, करिश्मागत या फिर एक लीगल। नौकरशाही को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया है? वो क्लासिफाइड ब्यूरोक्रेसी इनटू 4 कैटेगरीज। मैक्स वेबर, टेलर, एफएम मार्क्स या फिर वेलोनोबाय या विलोबाई भी बोलते हैं, विलोबी भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है? एफएम मार्क्स ने नौकरशाही को संरक्षक, अभिभावक, जाति व मेरिट नौकरशाही में डिवाइड किया है। तो एक व्यक्ति एफएम मार्क्स, उन्होंने नौकरशाही माने ब्यूरोक्रेसी को यहां पर जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 कौन कौन सी हैं? गार्जियन, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर अभिभावक के अलावा जो है संरक्षक, जातीय और मेरिट बेस्ड। ठीक, देखिए ये जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है ये फ्रेंच के एक इंजीनियर थे, अर्थशास्त्री भी कहलाते थे, इनका नाम था विंसेंट डी गार्गी। इन्होंने ये शब्द सबसे पहले दिया था, ब्यूरोक्रेसी शब्द। और उनका कहना था कि फ्रांस में एक बीमारी है जो धीरे धीरे फ्रांस को खत्म कर रही है, उस बीमारी को वो कहते थे ब्यूरोमेनिया। और बाद में कहा कि ये जो अधिकारियों का समूह है जो फ्रांस को धीरे धीरे अंदर से भ्रष्टाचार के माध्यम से खोखला कर रहा है, उसी को उन्होंने नाम दिया ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास एक निश्चित उद्देश्य नहीं बल्कि एक दिशा है, ये कथन किसका है? डेवलपमेंट इज ए स्टेट ऑफ माइंड एंड डायरेक्शन रेदर देन अ फिक्स्ड गोल। हु सेड दिस? एडवर्ड वेडनर, एफ.डब्ल्यू. रिक्स, गुलिक या एल.डी. वाइट? तो ये शब्द दिया है एडवर्ड वेडनर ने। या वाइडनर ने विकास को निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया माना है, ना कि केवल लक्ष्य प्राप्त की। तो वाइडनर का कहना है कि विकास तो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, ये हमेशा विकास एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर हम लोग रुक नहीं सकते, स्टेबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य आधारित प्रशासन किस नाम से जाना जाता है? वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? तो इसका सही आंसर रहेगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नवीन लोक प्रशासन को सोशल जस्टिस, इक्वलिटी और देन मूल्यों पर आधारित प्रशासन कहते हैं। माने ऐसा प्रशासन जिसमें मूल्यों को महत्व दिया जाए, जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी है वो निर्धारित मूल्यों के अनुसार कार्य करे, यहां पर नैतिकता को वरीयता दे, तो ये कहलाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का लक्ष्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन? डिसइन्वेस्टमेंट, रिडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पावर, एम्पावरमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी और मिनिमल स्टेट? तो इसका सही आंसर रहेगा एम्पावरमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। हमने भी 1991 में एलपीजी की पॉलिसी लाकर यहां पर जो है वैश्वीकरण को अपनाया है। तो वैश्वीकरण जब हमने अपनाया तो हम डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, माने जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है उसमें विनिवेश कर रहे हैं। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी की पावर को कम कर रहे हैं, ना कि उसको बढ़ा रहे हैं। और सरकार बाजार में हस्तक्षेप अपनी भूमिका कम कर रही है, बाजार को थोड़ा सा फ्री हैंड दे रही है। तो इसका सही आंसर रहेगा एम्पावरमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ना कि नौकरशाही की शक्तियां बढ़ाना नहीं।
संगठन के लिए पहला व्यवस्थित सिद्धांत माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रबंध का नाम किसने गढ़ा था? तो हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर व्हाट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लूथर गुलिक, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर या फिर लुई डी ब्रेंडिस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो दिया था ये टेलर का है ना, एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत बड़ा फेमस है और टेलर साहब का कहना यह है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये सिद्धांत जरूर डब्ल्यू टेलर ने दिया है पर इस शब्द को सबसे पहले दिया था लुई डी ब्रेंडिस ने, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का सबसे पहले यूज किया था लुई डी ब्रेंडिस ने, बट ये सिद्धांत दिया है टेलर ने। तो टेलर का जो सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, इसमें टेलर कहते हैं कि भाई हर संगठन में कार्य करना जो है निश्चित नियमों के अनुसार होना चाहिए। निश्चित नियमों के अनुसार जब किसी संगठन में काम होगा तो वो संगठन में काम और व्यवस्थित ढंग से संपादित किए जाएंगे। इसी को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहा गया जो टेलर ने दिया था। बट ये शब्द सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो वो शब्द दिया था लुई डी ब्रेंडिस ने। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, सिद्धांत किसने दिया है? फ्रेड डब्ल्यू टेलर, और ये शब्द सबसे पहले दिया लुई डी ब्रेंडिस ने। नौकरशाही के बारे में किसने कहा? इसका पद सोपान, मान पद सोपान का मतलब हायरार्की, ज्ञान का सोपान है। Who said about bureaucracy its hierarchy is the hierarchy of knowledge? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एल डी वाइट, एफ डब्ल्यू टेलर। तो इसका सही आंसर रहेगा मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने जो हायरार्की पाई जाती है किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में, उसको कहा कि ये ज्ञान और विशेषज्ञता पर आधारित होती है। हायरार्की होती क्या है? तो ऊपर से नीचे की ओर अधिकारियों की जो एक श्रृंखला होती है उसको आप बोलते हैं हायरार्की। और ये जो रहता है इसको हम लोग कहा गया है यहाँ पर कि ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार पर अधिकारी बटे होते हैं। सबसे टॉप लेवल वाले के पास ज्यादा अनुभव है, ज्ञान ज्यादा है, उससे कम, इस तरह से चलता रहता है। ये कहना है यहां पर वेबर का। अगला है संरचनात्मक रूप से विकास प्रशासन के सर्वाधिक असंगत किसे माना जाता है? Which model is structurally most adverse to development administration? Weberian bureaucracy, Taylor scientific management, Gulick post curve या Fayol's classical model? तो इसका आंसर रहेगा वेबरियन डेमोक्रेसी। तो वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा कठोर रूल्स को फॉलो करने वाला और देन यहां पर चेंजेस को अपनाने का विरोध करने वाला माना जाता है। नेतृत्व के आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हु डेवलप्ड द कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप? लूथर गुलिक, फ्रेड फिडलर या पीटर ब्लू या फिर चार्ल्स बर्ट? तो इसका आंसर रहेगा फिडलर ने नेतृत्व को परिस्थितियों पर निर्भर माना। तो फिडलर का कहना यह है कि नेतृत्व हमेशा परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है ना, नेतृत्व हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, परिस्थितियों के अनुसार आपकी जो लीडरशिप का जो तरीका है या लीडरशिप स्किल है उसमें भी चेंजेस आता है। तो फिडलर का ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। फोलेट के अनुसार संगठनात्मक संघर्ष के समाधान की सबसे बेस्ट मेथड क्या है? अकॉर्डिंग टू फोलेट, है ना, मेरी पार्कर फोलेट है इनका पूरा नाम। विच इज द बेस्ट मेथड टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट? डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन या फिर देन क्राउड मैनिपुलेशन? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है एकीकरण। तो जो मेरी पार्कर फोलेट है ये कहती हैं कि किसी भी संगठन में संघर्ष होना स्वाभाविक है, संघर्ष होंगे, हमें मेन फोकस करना चाहिए उन संघर्षों के समाधान के लिए, और सबसे बेस्ट तरीका है संघर्षों के समाधान का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या? दोनों की विचारधारा, जिन वर्गों के बीच में या लोगों के बीच में संघर्ष है उनके दोनों की विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ना इंटीग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार उदासीनता का क्षेत्र किसे दर्शाता है? अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, व्हाट डज द जोन ऑफ इंडिफरेंस रिप्रेजेंट? आदेश अस्वीकार, आदेश पर अनिश्चितता, शंका के बाद स्वीकृति, बिना शंका आदेश के स्वीकृति? तो इसका सही आंसर रहेगा यह वह क्षेत्र है जहां अधीनस्थ बिना प्रश्न किए अपने सीनियर्स का आदेश स्वीकार करते हैं। तो यहां पर चेस्टर बर्नार्ड एक उदासीनता का क्षेत्र बताते हैं और कहते हैं कि किसी भी संगठन में उदासीनता एक क्षेत्र तक की लिमिट तक ही रहती है, उसके बाद सब चीजें स्मूथली चलने लगती है।
और किसी भी संगठन में मान लीजिए निचले स्तर के कर्मचारी अपने सीनियर का आदेश बिना किसी विरोध के एक्सेप्ट कर ले तो यह क्षेत्र कहलाएगा, यहां पर बिना प्रश्न आदेश स्वीकार करते हैं, तो माना यहां अधीनस्थ बिना प्रश्न किए कोई आदेश स्वीकार करते हैं। पोस्ट कार्य की 7 उदाहरणों में से कौन सा सही विस्तारित नहीं है, माने पोस्ट कार्य शब्द में जो दिया गया है 7 चीजें इसमें बताई गई है, इसमें कौन सा सही नहीं है। देखिए पोस्ट कार्य सिद्धांत पहले तो आपको बता दूं, ये प्रबंधन के कार्यों से जुड़ा हुआ भी है, संगठन के कार्यों से जुड़ा हुआ है, और ये दिया था लूथर गुलिक ने। तो लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं। इसमें शब्द देखिएगा, पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्शन, सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन, आर रिप्रेजेंट करता है रिपोर्टिंग को, और बी का मतलब है बजटिंग। तो आपको बताना है कौन सा शब्द इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो कोऑपरेशन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन होता है, इसका सही आंसर रहेगा सी। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत किस पाश्चात्य विचारधारा से संबंधित है, तो मैंने आपको कहा था मैक्स वेबर एक जर्मन इंजीनियर थे, तो ये जर्मन विचारधारा से ज्यादा प्रभावित है। तो ये जर्मन इंजीनियर और समाजशास्त्री थे, उनका नौकरशाही सिद्धांत जर्मन विचारधारा से रिलेटेड है। पॉल एच अपलब्बी के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न 3 आधारों पर भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनकी योजना में शामिल नहीं है, मैंने कौन से ऐसा आधार है जिसके आधार पर आप यहां पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट करते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल कैरेक्टर, एक है। दूसरा प्रभाव यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ द स्कोप एंड इंपैक्ट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, या फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा लेखांकन और लेखा परीक्षण। माने यहां पर जो पॉल ए पेपलब्बी है उन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का 3 आधारों पर क्लासिफिकेशन किया है। पॉलिटिकल कैरेक्टर, उद्देश्य व प्रभाव की व्यापकता, और लोक जवाबदेहिता के आधार पर, इसके आधार पर नहीं, लेखांकन और लेखा परीक्षण के आधार पर नहीं किया है ना। नवलोक प्रबंधन का पर्याय नहीं है, विच इज वन ऑफ दिस नॉट द सिनोनिम ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर रहेगा लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन नवलोक प्रबंधन का एग्जाम्पल या उसका सिनोनिम नहीं है। हाँ, पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल उसका एक सिनोनिम है। उद्यमी प्रशासन या ऐसा प्रशासन जो उद्यम को बढ़ावा दे, या फिर बाजार आधारित जो प्रशासन है उसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन इसका सिनोनिम नहीं है। मेरी पार्कर फोलेट द्वारा सुझाई गई संघर्ष समाधान विधियों में कौन से शामिल नहीं है, तो विच मेथड इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेरी पार्कर फोलेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो आपको बताया गया था कि मेरी पार्कर फोलेट का कहना कि किसी भी संगठन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। आपको बताना है कौन सा उनके संघर्ष समाधान के समाधान में शामिल नहीं है। डोमिनेशन, डिवीजन, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन। तो इसका रीजन मतलब रहेगा प्रभुत्व उन्होंने बताया है, समझौता बताया है, इंटीग्रेशन बताया, बट हाँ डिवीजन नहीं बताया है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संचार संबंधी विचारों में कौन सा कथन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बर्नार्ड्स व्यू ऑन कम्युनिकेशन। सच्चा व संचार व सत्ता अंतर संबंधित है। सत्ता वह संचार है जिसे स्वीकार किया जाए। उच्च अधिकारियों के संचार की 3 श्रेणियां हैं, और फियोल और बर्नार्ड के विचार समान हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा फियोल और देन बर्नार्ड, इनके सत्ता संचार संबंधी विचार यहां पर समान नहीं है ना, दोनों के विचार अलग अलग है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित सही सुमेलित नहीं है। एकात्मक सिद्धांत क्या A.W. टेलर ने दिया था। द्विघटक सिद्धांत क्या डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। आवश्यकता पदसोपान सिद्धांत क्या अब्राहम मैस्लो ने दिया था। प्रत्याशा सिद्धांत क्या व्रूम ने दिया था। तो इसका सही आंसर नहीं रहेगा, द्विघटक सिद्धांत हर्जबर्ग का है, ना कि मैकग्रेगर का है। तो ये सिद्धांत द्विघटक सिद्धांत किसने दिया है, हर्जबर्ग ने, ना कि मैकग्रेगर ने।
प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। वॉट एवर ए मैनेजर डज ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग। हु सेड दिस? हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड और मार्च। तो ये हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि प्रशासन जो भी करता है या मैनेजमेंट जो भी करता है वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू करता है, डिसीजन लेकर ही करता है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है मैनेजमेंट का एक पार्ट है, उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए ये आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी जैसा बताया गया है कि जो डेट है सेट की वो पोस्टपोन्ड हो गई है, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए तैयारी का एक अच्छा अवसर है। आप अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा जो है समयबद्ध रहते हुए अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव्स लगाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी और तैयारी थोड़ी सी ठीक हो जाए। आप लोगों को बता दूं पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ऑल एग्जाम प्रेस पर शुरू हो चुकी हैं। तो जो बच्चे नेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं या सेट निकाल चुके हैं या जो इस बार दे रहे हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने जो भी कमेंट से विचार है वो अपने जो है यहाँ पर जरूर शेयर कीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस के साथ, और कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।